हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। नाइन्थ क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें कि हम सभी को पता है, इसमें तुम नाइन्थ क्लास में जो कुछ भी चैप्टर्स पढ़ोगे वो सभी के सभी चैप्टर्स तुम्हारे टेंथ क्लास में जरूरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइन्थ क्लास में हमें हर चीज बीट बाय बीट अच्छे से समझना पड़ेगा। और जब समझने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैथ्स। क्योंकि अगर मैथ्स हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम लर्न करके सब कुछ याद रख लेंगे। मैथ तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह तो इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है, लेकिन उसके जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स यानी कि अगर मान लो कोई एक चैप्टर है तो चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फायदा क्या है, कैसे सॉल्व होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता नहीं चल पाता। तो बस इसी के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना नाइन्थ क्लास को जो भी सारे मैथ्स के चैप्टर है उनके ऊपर एक एक चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि चैप्टर्स वगैरह कैसे कंप्लीट करेंगे मैथ्स को, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो बस इसी के लिए आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि है हमारा क्लास 9 का एक चैप्टर, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे आज के इस वाले वीडियो में, इसके जितने भी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह हैं सब कुछ बीट बाय बीट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो मैं क्या करूंगा, ये चैप्टर का नेम जो लिखा है इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है, जो कि हालांकि तुम्हें पता है, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा ताकि ये वाला चैप्टर तुम अच्छे से तुम्हारे ब्रेन में फीड हो सके। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये क्या होते हैं। वेरिएबल तुमने सुना ही होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसके वैल्यूज बार बार वेरी करते रहते हैं, यानी कि एक जैसा वैल्यू कभी नहीं रहता। जैसे कि कोई एक्स का वैल्यू हो गया बार बार वेरी करता रहता है, वाई का वैल्यू हो गया बार बार वेरी करता रहता है। उसी तरह से ए बी सी इस तरह के कोई भी एक इंग्लिश के अल्फाबेट को ले जाओ, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि उनके वैल्यूज हमें पता ही नहीं होते हैं कि क्या होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ कांस्टेंट्स किसको कहा जाएगा, कांस्टेंट्स हम उसी को कहते हैं जिनके वैल्यूज पूरा मतलब कि हर जगह पे बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस तरह के कोई भी नंबर, या फिर पाई हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इन सभी को कहा जाता है कांस्टेंट्स, क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो हर जगह पे, अरे भाई तुम इंडिया में वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ 2 का मतलब 2 ही रहेगा। लेकिन वहीं पे एक्स वाई ए बी सी इन सभी के वैल्यूज बार बार वैरी करते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को कहा जाता है वेरिएबल्स और इन सभी को कहा जाता है कांस्टेंट्स। ओके, तो चलो जल्द से जल्द इन सभी चीजों को अपने नोट्स में लिख दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बेसिक से बेसिक में पूरा मतलब कि स्टार्टिंग से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस 9th क्लास में जो होगा उसी को समझा दूंगा, नहीं, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट 7th क्लास में 6th क्लास में भी होगा तो उसको भी मैं यहाँ पे लाऊंगा, तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। इसीलिए मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात सबसे पहले स्टार्ट की। हालांकि तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ओके, अच्छा, तो अब आते हैं नंबर 2, यानी कि जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, देखो टर्म्स ज्वाइन होते हैं प्लस और माइनस साइन देके। तुम्हारे लिए सिंपल लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश वगैरह नहीं, कुछ नहीं। तुम जब नोट्स भी बनाओगे ना, अभी जो बना रहे हो, तो इसी तरह से अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ताकि जब तुम फिर से इस वाले यानी कि नोट को जब तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छे से समझ पाओ, तुम्हें इस वाले वीडियो को फिर से देखने की जरूरत ना पड़े, उस तरह से अभी से नोट बना लो। ओके, इसीलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। ओके, देखो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है टर्म्स ज्वाइन होते हैं प्लस और माइनस का साइन देके। अच्छा, टर्म्स यानी कि क्या? टर्म्स का मतलब होता है अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा जैसे कि 2, या फिर कोई अकेला वेरिएबल्स होगा जैसे कि कोई x हो गया या फिर a हो गया b हो गया, कुछ भी ले सकते हो, या फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होके हो गया, इसको भी बोल सकते हैं एक टर्म्स। या फिर और क्या हो सकता है, वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होके भी हो सकता है एक टर्म्स। और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, इसका एग्जांपल क्या होगा? कांस्टेंट यानी कि कोई भी एक नंबर, वेरिएबल यानी कि कोई भी एक अल्फाबेट। सिंपल। वेरिएबल के साथ वेरिएबल यानी कि कोई भी दोनों अल्फाबेट अगर मल्टीप्लाई होके यहां पे रहते हैं तो ये हो गया, देखो इसको कहा जाएगा एक एक टर्म्स। जब हम इन्हीं सभी को क्या करते हैं, प्लस या फिर माइनस का साइन देके लिखते हैं, उसी को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट सपोज एग्जांपल के लिए 3x प्लस 2y माइनस 3, देखो प्लस और माइनस का साइन देके हमने इसको यानी कि इन टर्म्स को यहां पे सजा के लिख दिया, इसको कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एक और एग्जांपल देखो 5y प्लस 3, ये भी हो जाएगा हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहां पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यहां पे है कांस्टेंट। मैंने कहा था इनमें से किसी को भी जब हम प्लस या फिर माइनस का साइन देंगे और उनको ज्वाइन करके लिखेंगे, इसको कहा जाएगा क्या? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 5x प्लस 2y माइनस 7 हो गया, या फिर 7 प्लस x हो गया। देखो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, हो सकता है मैंने कहा था कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वेरिएबल एक्स वाई, जैसे कि 2 और एक्स वाई, इनको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये भी हमारा एक हो गया क्या? हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आ गया? तो अब जल्द से जल्द इन दोनों चीजों को अपने नोट कॉपी में उतार लो। उसके बाद मैं इसके बाद के दो और कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, उनको समझाऊंगा। अभी उन दोनों पॉइंट्स को समझाने के बाद मैं तुम्हें इस चैप्टर का जो ये जो वर्ड लिखा है, एक एक वर्ड मैं इस तरह से एक एक वर्ड को तुम्हें समझाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का नेम समझो। चैप्टर का नेम ही नहीं समझोगे तो उसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, किसको याद रखना है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम चैप्टर का नेम सबसे पहले समझेंगे। ओके, तो चलो जल्द से जल्द इसको अपने नोट कॉपी में कॉपी कर लो, जल्दी 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 जल्दी। तो देखो अब बात आती है थर्ड नंबर वाला पॉइंट, जिसका नेम है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू का साइन होगा तो, अभी अभी मैंने समझाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब हम बहुत सारे टर्म्स को मिला के लिखते हैं। लेट्स सपोज इस तरह से 2x प्लस 3y, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसने कहा है अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू का साइन होगा तो, यानी कि इक्वल टू का साइन यानी कि इस तरह से कोई भी नंबर होगा तो इसको कहा जाएगा इक्वेशन। अच्छे से समझो, इस पार्ट को सिर्फ अगर होगा तो इसको कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस टोटल पार्ट को कहा जाएगा इक्वेशन। ये है सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको समझो। उसी तरह से अगर 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन। अगर इक्वेशन पार्ट नहीं होता तो सिर्फ इतने से पार्ट को कहा जाता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वल टू के साथ यहां पे कुछ लिखा है तो इसको कहा जाएगा इक्वेशन। सिंपल याद रख सकते हो, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। इस तरह से भी तुम याद रख सकते हो। ओके, इसीलिए मैंने तुम्हें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, बुक की तरह डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं किया, जिससे कि तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ेगी। ओके, अच्छा अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। इक्वेशन को तो मैंने समझ लिया, अब लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है? इसने कहा है जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। अब ये डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसको याद रखो, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे इस वाले लैंग्वेज का यूज होगा डिग्री।
हाईएस्ट पावर, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए, यानी कि डिग्री का मतलब यही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेकिन जितना तुम आगे पढ़ते पढ़ते जाओगे वहां पे डिग्री का इस्तेमाल होगा, इस नेम का यूज होगा, इस नेम का यूज बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखना स्टार्ट कर दो। ओके, तो इसने कहा है जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। ओके, तो देखो डिग्री 1 यानी कि देखो मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लेता हूं, वहां से तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 5s² प्लस 3y³ इक्वल टू 6, 5y7 प्लस 3y4 इक्वल टू 2। ओके, अच्छा तो यहां पे देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहां पे जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कितना है, इसका भी है हाईएस्ट पावर, यानी कि x का पावर यहां पे 1 है, y का पावर यहां पे 1 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 1। सिंपल, बस इतना ही करना है। यहां पे देखो यहां पे दो दो वेरिएबल्स हैं, ये है x और ये है y। इन दोनों में से देखो किसका पावर बड़ा है, y का पावर बड़ा है कितना, 3, तो इसका मतलब इसका डिग्री होगा 3। अरे सिंपल सी चीज, दोनों वेरिएबल्स में से जिसके पास भी बड़ा मतलब कि बड़ा पावर होता है वही होता है हमारा डिग्री। सिंपल। यहां पे देखो यहां पे है वेरिएबल का पावर 7, यहां पे वेरिएबल का पावर 4, तो हमारा डिग्री कितना होगा, ऑब्वियसली चीज है, अभी बता चुका हूं, जो बड़ा होगा उसी को डिग्री कहा जाएगा, यानी कि डिग्री हो गया यहां पे 7। देखा, ये है इतना सिंपल। कोई भी इक्वेशन लो, यहां पे अगर ले जाता हूं 2x⁻10 प्लस 3y⁻9 इक्वल टू 2, तो इसका डिग्री बताओ। सिंपल, दोनों यहां पे वेरिएबल्स है, यहां पे दोनों वेरिएबल में से किसका पावर बड़ा है, यहां पे बड़ा है, तो नंबर क्या है 10, तो डिग्री भी हो गया 10। खत्म। तो इसने कहा है, देखो यहां पे इन सभी को मैंने एग्जांपल दिया, क्यों, ताकि हम लीनियर इक्वेशन को समझ सके। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का इक्वल टू का इक्वल टू का साइन है, देखो हर जगह पे है। लेकिन इन चारों में से लीनियर इक्वेशन कौन है, अच्छे से बताओ। इसने कहा है जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा, तो इसमें से किसका डिग्री 1 है, ये ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात, अच्छे से दिमाग में डाल लो। डिग्री सबसे पहले तुम, अगर किसी भी इक्वेशन तुम्हें दिया जाता है वहां पे तुम्हें क्या करना है, बस उसके डिग्री को निकालना है। डिग्री यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसको लिख देना है। अगर 1 होता है तो उसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब समझ में आ गया बात पूरी की पूरी तरह। तो अब चलो चलते हैं इस चैप्टर के नेम के ऊपर। मैंने कहा था 4 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर का जो नेम है उसको वर्ड बाय वर्ड एक एक करके समझाऊंगा। ओके, तो देखो वेरिएबल्स का मतलब मैं समझा चुका हूं पहले से, जैसे कि x हो गया, y हो गया, b हो गया, इसको कहा जाता है वेरिएबल्स। 2 का मतलब दो वेरिएबल्स होने चाहिए एक इक्वेशन में, दो अलग अलग वेरिएबल्स, या तो x उसके साथ y, या फिर a के साथ b, या फिर c के साथ d, इस तरह से दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, इसलिए उसने यहां पे दिया है 2। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, जो कि अभी समझा चुका हूं, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन का पावर यानी कि डिग्री होगा 1 उसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसीलिए मैंने तुम्हें बीट बाय बीट करते करते ये चारों पॉइंट्स पहले से समझा दिए, ताकि तुम इस चैप्टर का जो वर्ड लिखा है इसको अच्छे से समझ सको। ओके, तो देखते हैं यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पे कुछ एग्जांपल देता हूं तो मुझे बताना, बस 3 एग्जांपल दूंगा, उसमें से तुम मुझे बताना कि कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। ओके, तो देखो 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 7x प्लस 5y² प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x⁻2 देन 5 इक्वल टू 0। ओके, एक काम करते हैं, इसको बस 1 रहने देते हैं।
ठीक है। तो इसमें से अभी मुझे बताना कि कौन सा वाला हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, इसको चेक करो। लीनियर इक्वेशन ये है, लीनियर इक्वेशन यानी कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। हाँ देखो, वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया। अच्छा ठीक है, उसने उसके बाद क्या कहा है, इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो अलग अलग वेरिएबल्स है ही नहीं। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस, खत्म। सेकेंड वाले को चेक करो। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है ये वाला, लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर इसका 1 होना चाहिए, जो यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उनका पावर 1 होना चाहिए। तो देखो देखो देखो, अरे इसका पावर तो 1 है, लेकिन इसका पावर यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एक वेरिएबल का पावर 2 आ गया ना। मैंने तो पहले से ही कहा था, जहां पे वेरिएबल्स के पावर 1 होंगे उसी को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये होगा नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए, देखो 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। अब इसको चेक करो। इसने कहा है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। चेक करो, लीनियर इक्वेशन यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे उनके पावर 1 होने चाहिए। तो इनके पावर 1 है, हाँ देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन ये वाला हो गया। देन चाहिए 2 वेरिएबल्स, यानी कि अलग अलग 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो देखो यहां पर एक वेरिएबल, यहां पे दूसरा वाला वेरिएबल, तो लो इसका मतलब ये वाला है हमारा आंसर, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और यहां पे दो दो अलग वेरिएबल्स भी हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारे चैप्टर के जो नेम है उसका वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शन, कि कैसे तुम चैप्टर के नेम को, अगर कोई तुम्हें पूछे कि भाई चैप्टर का नेम बताओ, उसका मतलब क्या है, तो वहां पे तुम उसको बता सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे जगह पे, इंटरनेट पर भी देखा होगा, क्वेश्चन आंसर तो मिल जाते हैं, कुछ कुछ थ्योरी वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन अरे भाई चैप्टर का नेम ही नहीं समझाते, ऐसे कैसे चलेगा। चैप्टर का नेम ही नहीं समझोगे तो उस चैप्टर को कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उस चैप्टर के अंदर करना क्या है। तो इसी के लिए ये चैप्टर का जो नेम है उसको मैंने वर्ड बाय वर्ड समझा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख दिया। अब चलो जल्द से जल्द इसको अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करो। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। तो अब देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। मैंने तुम्हें मतलब कि ऑलरेडी तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन अब क्योंकि हम बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक का डेफिनेशन पढ़ना तो बनता ही है, तो इसके लिए हम उसके डेफिनेशन को थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, जो कि सेम टू सेम चीज है। An equation in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0 and x and y are variables of this। इसने कहा है हम एक ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं जहां पे ए बी सी यानी कि, इसको मैं समझाता हूं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसने कहा है देखो इन दोनों को यहां पे कंपेयर करो, इन दोनों को यहां पे सेम टू सेम कंपेयर करो। यहां पे a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 है, c की जगह पे 7 है। c का मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, तो इसने कहा है यहां पे ए बी सी यानी कि ये वाला और ये वाला रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसने कहा है यहां पे, याद रखो, रियल नंबर्स यानी कि तुम कोई भी नंबर रख सकते हो, माइनस में प्लस में कुछ भी नंबर रख सकते हो। लेकिन ए और बी ये दोनों यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है और वाई का जो कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट कौन है तो तुम बताओगे 3। क्यों? एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होके रहता है उसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। y के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 4, तो y का कोफिशिएंट हो गया 4। सेम टू सेम चीज यहां पे x का कोफिशिएंट है कौन? a, सिंपल। y का कोफिशिएंट कौन है? b,
और ये तो हमारा सी अकेला ही है, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता। ओके, तो देखो यहां पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छे से, ए की जगह पे 3 लिखा है, बी की जगह पे 4 लिखा है, सी कांस्टेंट की जगह पे 7 लिखा है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का मतलब होता है एक नंबर, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो इसने जो कहा है ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो ए और बी, मान लो ये दोनों, इन दोनों में से किसी एक को अगर जीरो कर दूं तो 0 × x कर दूं, यहां पे है 4y + 7 = 0, तो 0 × x क्या हो गया? 0। तो ये पूरा का पूरा हट गया, तो बचा कौन? 4y + 7 = 0। तो अब देखो, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन होगा इन 2 वेरिएबल्स का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसने कहा है 2 वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक वेरिएबल है, इसीलिए उसने मना किया है। कभी भी x के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो a होगा, कभी भी उसको कभी 0 नहीं लिख सकते, और y का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि y के पास में जो मल्टीप्लाई होके रहता है b यानी कि बस वेरिएबल के बारे में यहाँ पे बात की है, क्योंकि इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं ना, तो बस एग्जांपल के लिए उसने इसको लिखा है कि y की जगह पे, यानी कि y के साथ तुम कभी भी 0 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, और x के साथ कभी भी 0 को मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकते, क्योंकि बाद में वो क्या हो जाएगा? वो 2 वेरिएबल से कट जाएगा। इसीलिए उसने मना किया है कि जब कभी भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चाहिए तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? देखो, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसने समझने के लिए दिया है, जो कि है ax + by + c = 0, यानी कि a की जगह पे कोई भी नंबर लिख दो, उसके बाद x प्लस b की जगह पे कोई भी नंबर लिख दो, लेट्स सपोज 6, और उसके बाद y, और c का मतलब तो कांस्टेंट होता है, यानी कि नंबर, बस एक नंबर, कोई भी नंबर लिख दो, 9 = 0। तो देखो ये हमारा एक हो गया एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पावर है 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 अलग अलग वेरिएबल्स भी यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई बताओ यहाँ पे ए बी और सी, इनके वैल्यू क्या क्या होंगे? सिंपल, ए की जगह पे कौन लिखा है? 5, बी की जगह पे कौन लिखा है? 6, सी की जगह पे कौन लिखा है? 9। तो ए बी सी हमें मिल गया। या फिर तुम ऐसे भी पता लगा सकते हो कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 5, तो ए का वैल्यू हो गया 5। वाई का कोफिशिएंट कौन है? 6, तो बी का वैल्यू हो गया 6। कांस्टेंट यहां पे कौन है? 9, तो कांस्टेंट यहां पे हो गया 9। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इस तरह से ए बी सी इस तरह के वैल्यूज को निकालते हैं, और इस रिलेटेड क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक्स में एग्जाम में आते ही हैं। तो चलो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को, यानी कि सॉरी इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी तुम्हारे नोट कॉपी में लिख दो। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो चलो जल्द से जल्द इस वाले डेफिनेशन को अपने नोट कॉपी में लिखो। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब चलो करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ax + by + c = 0 and indicates the value of a, b and c। ये जो होता है हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसने कहा है इन सभी क्वेश्चन को इन स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लेके आओ, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताओ, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये 1 या फिर 2 मार्क्स का ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाओ, तो इस फॉर्मेट पे सबसे पहले x का वैल्यू रहेगा, तो देखो x का वैल्यू ऑलरेडी है। फिर उसने कहा था y का वैल्यू रहेगा, तो देखो y का वैल्यू है। फिर उसने कहा है कांस्टेंट, यानी कि एक नंबर रहेगा, तो नंबर तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले को अंदर लेके आएंगे। तो ये हो गया 2x + 3y माइनस का 39 = 0। तो जो उसने कहा था कि इंडिकेट करो इस वाले इक्वेशन को, तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इस फॉर्मेट में हमने देखो लिख दिया। इसके बाद हमें बताना है ए बी सी यहां पे कितना होगा, तो यहां पे ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा, हमें यहां पे बताना है।
तो मैंने फर्स्ट अभी बस बताया कि a जो होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है 2, तो a हो जाएगा 2। y का कोफिशिएंट जो होता है b का वैल्यू भी वही होता है, तो y का कोफिशिएंट है 3, तो b का वैल्यू हो गया 3। इसके बाद ये जो बचा -39, ये हो गया हमारा कांस्टेंट यानी कि -39। याद रखो यहां पे जो भी नंबर्स तुम लिखोगे वो उसके साइन के साथ जाएंगे। यहां पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिया, यहां पे +3 था तो इसलिए मैंने +3 लिखा, यहां पे +2 था इसलिए मैंने +2 यहां पे लिख दिया। साइन भी यहां पे लिखे जाएंगे जब तुम ए बी सी डिनोट करोगे तब। सेम चीज यहां पे करना है। सबसे पहले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू लिख दिया। उसके बाद चाहिए y के वैल्यू, तो y के वैल्यू इस साइड में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -√2y। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी है -√3 इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा यहाँ पे कितना, b कितना, c कितना, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। a हो जाएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। अब तुम बोलोगे सर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 भी तो हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर 0 के साथ x होता है तो 0 इंटू एक्स, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x कैसे रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर 1 इंटू एक्स होता है तो x 1 जा x, तो देखो इसका मतलब x कब रह सकता है, जब उसके साइड में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई होने से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी बहुत बार कह चुका हूं x का कोफिशिएंट, मतलब कि अभी मैंने भी बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकते। ओके, तो x यानी कि a का वैल्यू यहां पे हो गया 1, b का वैल्यू यानी कि y का जो कोफिशिएंट है तो ये है -√2, तो y का कोफिशिएंट हो गया। और c कितना हो जाएगा, -√3 यानी कि कांस्टेंट। ओके, ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं उसको तुम नोट्स में अपने साइड पे थोड़े से ब्लैंक पेज में लिख दो, क्योंकि जब तुम इससे पढ़ोगे अपने नोट्स को वहां पे तुम्हें अच्छे से समझ आएंगे। यहां पे देखो सबसे पहले इसको भी हम करेंगे क्या, नॉर्मल इक्वेशन में लाएंगे। सबसे पहले x चाहिए तो 2x, देन चाहिए y इस तरफ है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का y। उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल टू 0। तो अब चलो अब लिखते हैं क्या, a वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा। a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पे आंसर आ गया 2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा, -1, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया x का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। अब आता है c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि बस एक नंबर। तो यहाँ पे कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 0। अब कंफ्यूज मत होना कि सर आपने अभी अभी बताया तो 0 नहीं होगा। अरे भाई मैंने क्या बताया, x का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो c है, c का मतलब होता है कांस्टेंट, c का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है बस नंबर, और नंबर में 0 भी तो आता है ना, तो इसीलिए यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा तो यहां पे कांस्टेंट होगा 0। ओके, कांस्टेंट कभी भी 0 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए कंडीशन है कि यहाँ पे a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, b का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ज्यादातर आते ही हैं। ओके, तो चलो जल्द से जल्द इसको अभी लिख दो, अपने नोट कॉपी में उतार लो, फिर इसके बाद वाला एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको करेंगे। चलो चलो जल्दी 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 लिखो। तो चलो अब चलते हैं इसके ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब सॉल्व करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम जो कि दिया है द कॉस्ट ऑफ ए एप्पल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए मैंगो, यानी कि एक एप्पल का प्राइस किसके साथ इक्वल होगा, 2 मैंगोस के प्राइस के साथ इक्वल होगा। ओके, मान लो एक एप्पल का प्राइस है 5, तो दोनों यानी कि एक मिनट, एक एप्पल का प्राइस इक्वल होगा किसके साथ, 2 मैंगो के प्राइस के साथ इक्वल होगा। ओके, फिर इसने कहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसने कहा है इसी चीज को तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन में मतलब कि बना के दिखाना पड़ेगा।
अब तुम सोच रहे होगे कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अरे भाई बहुत इजी है, 2-3 लाइन में आंसर हो जाएगा, इतना ज्यादा इजी है। इसलिए मैं कहता हूं इसके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं चाहे कोई भी चैप्टर का पकड़ लो, एक बार तुम बेसिक्स समझ गए अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम इजीली 2 सेकंड के अंदर करके दिखा पाओगे। ओके, तो देखो अब मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले थी कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो मैं लेट करता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ अ एप्पल इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, रुपीज का सिंबल भी चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ एक्स लिख देता हूं। देन देखो कॉस्ट ऑफ अ मैंगो, एक मैंगो का प्राइस मैं लेट करता हूं वाई रुपीज। ठीक है, इसने जो एप्पल और मैंगो कहा था, एक एक मैंगो का एक एक एप्पल का प्राइस मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा तो अब देखो फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, एक एप्पल का प्राइस ट्वाइस ऑफ द मैंगोस प्राइस, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, जो कि अभी मैंने बताया था, एक एप्पल का प्राइस किसके साथ इक्वल होगा, ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, द कॉस्ट ऑफ ए मैंगो, कॉस्ट ऑफ अ मैंगो, यानी कि एक एप्पल का प्राइस जितना होगा 2 मल्टीप्लाई करने पर एक मैंगो के प्राइस के साथ उतना ही आएगा। यानी कि इसका अगर प्राइस है, मान लो एक मैंगो का प्राइस है 5, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो एक एप्पल का प्राइस भी होगा 10। इस तरह से नंबर से मैंने बता दिया। ओके, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। तो अब देखो इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल कितना है, एक्स, पुट कर दो, 2 जैसा था रह गया, कॉस्ट ऑफ ए मैंगो, कॉस्ट ऑफ ए मैंगो हमने कितना लिया था y, तो y इंटू 2 यहां पे पुट कर दो, सिंपल y पुट कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता है इक्वेशन का, सबसे पहले x रहेगा तो है यहां पे, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद y आएगा, y तो इस साइड में है तो इस साइड में आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 2y, और यहां पे हो जाएगा बस 0। तो देखो इसने जो कहा था कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसने कहा था ना लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन यानी कि जो वेरिएबल्स के पावर होने चाहिए वो 1 होने चाहिए। देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो हो गया। फिर इसने कहा है 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए, देखो 2 अलग अलग वेरिएबल्स भी हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम था बस पलक झपकते ही खत्म हो गया। तो जल्द से जल्द आप चलो इसको इरेज करो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो जल्दी जल्दी इसको साफ करो, लिखो 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 लिखो। तो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं इनके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है आंसर। अब तुम फिर सोचोगे कि भाई आंसर मतलब कि, आंसर मतलब कि एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन या फिर आंसर। यानी कि इसमें से हम x का और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी चीज को कहते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब तुम सोच रहे हो कि क्या सर इसके लिए फॉर्मूला है, क्या करें, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इतना ज्यादा सिंपल है इसके आंसर को निकालना। यहां पे तुम्हें क्या करना है, अगर इसके आंसर यानी कि x और y की वैल्यू को निकालना है तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, यहां पे x है तो लेट करो, लेट x इक्वल टू 0 पुट करो। यहां पे मैंने लेट किया, लेट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहां पे पुट करो, तो 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये वाला पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बचा कौन, माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस वाई है प्लस 8 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसर, y का 8। तो देखो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, सबसे पहले x का वैल्यू रहेगा 0, उसके बाद y का वैल्यू रहेगा 8। सिंपल, सॉल्यूशन निकल गया।
अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये एक्स का जीरो ले लिया, नहीं 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 नहीं, आप वैल्यू चेंज कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूं तुम्हारे कहने पे। लेट मैं y के वैल्यू को पुट कर लेता हूं 1। तुमने कहा ना चेंज करने के लिए, चेंज कर लेते हैं। y के वैल्यू पुट करते हैं 1, तो देखो 5x माइनस y के वैल्यू कितना है 1, उसके बाद प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 5x रहा, 8 माइनस 1 हो जाएगा कितना 7 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 7 इस तरफ चला जाएगा माइनस का 7, x रहा 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा -7/5। तो लो यहां पे निकल गया सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का वैल्यू लिखो -7/5, उसके बाद y का वैल्यू लिखो जो कि है 1। अब तुम बोलोगे सर आप क्या मतलब कि कहीं पर भी x का 0 ले रहे हैं, कहीं पर y का 1 ले रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी आंसर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब तो ऐसे अनलिमिटेड आंसर हो सकते हैं। अरे हाँ भाई, वही तुम्हें समझा रहा हूं। एक लिनियर इक्वेशन के अनलिमिटेड इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इसीलिए यहां पे तुम जितने अलग अलग नंबर्स डालोगे उसी हिसाब से अलग अलग आंसर्स निकलते हुए जाएंगे। तो यहां पे एक चीज तुम्हें नोट करना है, ऑल linear equations have infinite many solution। यानी कि तुम्हारे पास इस तरह के कोई भी तुम्हारे पास इक्वेशन आए तो इसका मतलब समझ लो उसके अंदर क्या है, इन्फानाइटली सॉल्यूशन है। यानी कि इतने सॉल्यूशन है जितना तुम गिन नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मतलब कि एग्जाम के अंदर तुम्हें दिया गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालो, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे आंसर निकला है 0.8 और तुम्हारे दोस्त का आंसर निकला है -7/5 और 1। तो इसका मतलब क्या हो, तुम्हारा गलत या फिर उसका गलत? नहीं, उसका भी सही है और तुम्हारा भी सही है। तो अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो मैं किसी भी नंबर को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा तो बता दूंगा कि लो भाई तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, मुझे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे तो किसी को भी मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पे ये जो आंसर मिला है, तुम जब ये प्रोसेस पूरा करोगे, एंड में जब ये तुम्हें आंसर मिलेगा तो ये एक्यूरेट आंसर तुम्हारा है या फिर नहीं, तुम्हें ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे? सिंपल, इन दोनों को इस वाले इक्वेशन में पुट करो। अगर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई यानी कि यहां पे जब तुम x और y के वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, तो इसके बाद ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है। अब तुम बोलोगे सर कैसे कैसे चेक करके बताइए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, x का वैल्यू निकला है 0 और y का वैल्यू निकला है 8। मैं इन दोनों को ले जाके यहाँ पे पुट करता हूं। तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 प्लस सॉरी प्लस नहीं है, माइनस y का वैल्यू कितना है 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। 5 इंटू 0 हो गया 0, -8 प्लस 8 कैंसिल हो गए तो हो गए कितना 0। तो देखो 0 माइनस 0 क्या होता है, वही 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब जब मैंने इन सॉल्यूशन को इस साइड में डाला, इस LHS साइड में डाला, तो ये वाला RHS के साथ इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर इसके लिए सही है। अगेन तुम चाहो तो इस वाले नंबर को यहां पे पुट करके देख सकते हो इन दोनों सॉल्यूशन को, आंसर बिल्कुल हूबहू सेम ही आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसको भी चेक करके बताइए। ठीक है भाई, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 5x माइनस वाई, तो 5 रहा। x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है -7/5, तो 5 होल इंटू -7/5, ठीक है। 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करके रख दिया, माइनस y का वैल्यू यहाँ पे निकला है 1 प्लस का 8 प्लस 8, ये है LHS पार्ट। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू को डाल दिया, x और y के सॉल्यूशन को डाल दिया। अब देखते हैं ये वाला इसके साथ इक्वल होता है या फिर नहीं। ओके, तो देखो 5 यहाँ पे 5 तो दोनों कैंसल, यहाँ पे बच गया -7। फिर देखो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है +8। ओके, तो अब देखो -7 -1 हो गया -8, यहां पे बचा +8।
तो -8 +8 दोनों कैंसल, यहाँ पे आंसर आ गए कितना सिंपल, यहाँ पे हमारे आंसर आ गए 0। तो देखो इस साइड में 0 ऑलरेडी था। तो इस तरह से तुम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को कुछ भी लेट करो तो दूसरा वाला वेरिएबल निकल जाएगा, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्यूशन। इसलिए कभी ये मत सोचना कि उसका दूसरा आंसर निकला, मेरा दूसरा आंसर तो शायद मेरा गलत होगा। नहीं, तुम्हारा भी सही है, उसका भी सही है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के हजारों लाखों करोड़ों आंसर सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके बताया। ओके, तो चलो ये तो हो गया यहाँ पे ये खत्म। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं, और आज का ये वाला चैप्टर इसके बाद एंड हो जाएगा। और लास्ट का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज को यहाँ पे सबसे पहले अपने नोट्स में लिख दो। ओके, तो चलो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो अब देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में दिया है फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें पता है लीनियर इक्वेशन के हजारों लाखों यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इसने कहा है इसके 2 सॉल्यूशन ढूंढो, इसके भी 2 सॉल्यूशन को ढूंढो। बहुत इजी है, सबसे पहला सॉल्यूशन इसका ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूं x इक्वल टू 0, ठीक है, लेट कर लिया। तो यहाँ पे पुट करो 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 10। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, बच्चा कितना 5y इक्वल टू 10, y बचा 5 आके यहाँ पे डिवाइड 10/5 कैंसल बचा 2, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सबसे पहला वाला सॉल्यूशन हो गया x का वैल्यू था 0, y का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरा वाला सॉल्यूशन फिर से मैं लेट करता हूं y इक्वल टू 0, तो y को मैंने 0 पुट किया, तो बचा कितना 3x प्लस 5 इंटू वाई के वैल्यू मैंने 0 पुट किया था, यहां पे हो गया 10। ठीक है, तो देखो 3x रहा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया क्योंकि 5 इंटू 0, 3x इक्वल टू 10, x का वैल्यू आ गया 3 मल्टीप्लाई में है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 10/3। तो लो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन मिल गया, जो कि है सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे 10/3 और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 0। देख रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, इसको डर रहे थे नहीं हो रहा था तुमसे, इतना इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। अब चलो इसको देखो, इसके भी 2 सॉल्यूशन को हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0, तो 7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 2, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचा 3y इक्वल टू 2, y हो गया 3 आके यहाँ पे डिवाइड 2/3। तो लो सबसे पहला जो सॉल्यूशन निकल गया, x का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे तो जो है 0 और y का वैल्यू है 2/3, खत्म। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को 0 ले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो y के वैल्यू 0 लो, 1 2 3 4 तुम्हारी मर्जी, किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं लेट करता हूं, लेट y इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 को पुट करो, तो 7x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 पुट करो, 0 इक्वल टू 2, तो ये हो गया 7x, ये हो गया पूरा का पूरा 0 इक्वल टू 2, यहाँ पे x रहा, 7 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2/7। तो लो यहाँ पे दूसरा वाला सॉल्यूशन भी मिल गया, तो सबसे पहले x का वैल्यू लिख दो 2/7, y का वैल्यू है 0, ये हो गया हमारा इसके दो सॉल्यूशन। ये है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है सेकेंड, ये वाला यहाँ पे है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये वाला है सेकेंड सॉल्यूशन, खत्म। इसी तरह के क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। तुम्हें बस दिमाग में लग रहा है डिफिकल्ट हो गया डिफिकल्ट हो गया। चलो इसको जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिख दो, इसके बाद एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो अब देखते हैं हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूरा ही डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर √2 - √2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें चेक करना है क्या ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने तुम्हें बताया था अभी, जब मैंने बताया सॉल्यूशन का मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं। कैसे चेक करते थे, सिंपल, पहला वाला जो होता था x का वैल्यू, दूसरा वाला होता था y का वैल्यू,
हम बस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते थे और देखते थे क्या इसका वैल्यू इसके साथ इक्वल होता है, यानी कि क्या एलएचएस आरएचएस के साथ इक्वल होता है। अगर होता है तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन सही है। इसी को कहा जाता है चेक करना। ओके, इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को चेक करते हैं कि वो दोनों नंबर्स हमारे इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। ओके, तो चलो पुट करो। यहाँ पे √2x तो लिख देता हूं √2x प्लस √2y, ये है एलएचएस पार्ट। ओके, देखेंगे यहाँ पे पुट करने के बाद, यहाँ पे पुट करने के बाद इसके साथ यहाँ पे जो नंबर है इसके साथ इक्वल आता है या फिर नहीं आता। ओके, तो देखो √2 रहा, x का वैल्यू कितना है √2, पुट करो √2 प्लस यहाँ पे है √2, y का वैल्यू कितना है माइनस का √2। हमें पता है जब दो रूट ओवर के अंदर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट ओवर कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है 2। अरे सिंपल चीज, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, √5 से √5 को मल्टीप्लाई करो 5 आएगा। ये हमें पहले से पता है। ओके, यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 अगेन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे है प्लस और माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे माइनस। ओके, तो ये हो गया 2 - 2 कैंसिल हो गया 0। तो देखो ये वाला वैल्यू हमारा इक्वल हो गया आरएचएस के साथ। तो इसका मतलब हमारा ये दोनों जो नंबर्स यानी कि जो सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन के लिए पूरा ही सही है। इससे हमें आंसर पता चल गया। यहां पे बस देयरफॉर दे के लिखना है, हेंस दिस सॉल्यूशन आर द वेरीफाई फॉर दिस इक्वेशन। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, मार्क्स मिल गए, हो गया। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। यहां पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहां से तुम्हें के का वैल्यू निकालना है इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू बताओ। अरे सिंपल सी चीज, अभी मैंने बताया ना कि अगर x और दोनों वैल्यू इसके सॉल्यूशन होते हैं तो तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इन दोनों को निकाल के x और y की जगह पुट किए थे उसी तरह से यहाँ पे x और y के वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट करो तो तुम्हें यहाँ पे k मिल जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो 2 रहा, x का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे तो 2 प्लस 3 इंटू y यहाँ पे है 1 इक्वल टू k, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 हो गया हमारा कितना, जो कि हो गया 7 इक्वल टू k। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। चलो जल्द से जल्द इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो। इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चन ही ज्यादातर तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और इसी को जितना सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन में बेसिक्स उतने ज्यादा सही से फीड होंगे। ओके, जल्दी से इसके अपने नोट कॉपी में उतार लो, चलो जल्दी। तो चलो ये थे हमारे क्लास 9 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे, यानी कि जो भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने समझा दिया, उससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन को भी करा दिया। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर और कुछ भी डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट बच जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी चीज के ऊपर डाउट बच गया, तो मैं जल्द से जल्द उसी चीज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि तुम्हारे वो वाले डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने आज के क्लास में नहीं बता पाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होता, क्योंकि आज के क्लास में मैंने पहले ही बता रखा है कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें इससे रिलेटेड जो डिफरेंट और भी क्वेश्चन होती हैं, अगर ये तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं नेक्स्ट वाला वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है उसको बस मिलके हम दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से तुम्हें समझ आया तो तुम्हें कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, बस अपने किसी भी एक अच्छे मित्र के साथ इस वाले वीडियो को उसके साथ शेयर करो ताकि उसको भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारे डाउट्स होंगे उसको क्लियर हो सके और वो भी तुम्हारी तरह क्लास 9th में टॉप कर सके। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज हमेशा याद रखो,
बिलीव इन योर सेल्फ, द मैजिक विल हैपन।